अब वो जो तुम्हारा फेडरलिज्म वाला कॉन्सेप्ट था ना, वो जो तुम्हारा मतलब इंडिया से जो अब इंडिया पर जो आ गया था ना, कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो इंडिया को एज अ फेडरल कंट्री बना रही है, तो हम उसके बारे में पढ़ रहे थे। कल तो हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी, है ना। कि जैसे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें इंडिया ने मतलब कैसे मतलब जब पार्टीशन हुआ, है ना। अगर जैसे तुम ये वाला पैराग्राफ पढ़ रहे थे हम लोग, तो हमने पार्टीशन वाला पढ़ा था कि पार्टीशन के बाद फिर हमारे इंडिया में फिर कैसे फेडरलिज्म आने की कोशिश हुई, है ना। फिर फेडरलिज्म में फिर इंडिया के बारे में क्या लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या फेडरलिज्म लिखा है कि नहीं लिखा। तो पता चला अबे हमारे इंडिया में तो फेडरलिज्म वर्ड का इस्तेमाल ही नहीं है। हमारे इंडिया में तो इस्तेमाल है कि इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया दैट इज अ भारत दैट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 1 में कहीं फेडरलिज्म का है ही नहीं है। तो फिर हम लोग इतनी बड़ी हेडिंग क्यों डाल रहे हैं कि भाई व्हाट्स मेक अ फेडरल कंट्री, व्हाट्स मेक अ इंडिया फेडरल कंट्री। तो बाद में पता चल रहा है कि भाई भले चाहे हमारे इंडिया एक तुम्हारा यूनियन ऑफ स्टेट हो, लेकिन फिर भी जो उसके फीचर्स कैसे हैं वो एकदम फेडरल फीचर एकदम टाइप के हैं। वो अब जैसे हमने ये देख लिया था कि जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं पावर शेयरिंग जो हो रखी है वो दो फॉर्म में हो रखी थी। सबसे पहले दो टीयर ऑफ गवर्नमेंट में हो रखी थी, एक यूनियन गवर्नमेंट में, उसको हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, और एक तुम्हारे स्टेट गवर्नमेंट और में हो एक रखी थी। स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन बाद में तुम्हारा जब 1972 आया, 1976 आया, है ना, 46 अमेंडमेंट 1946 1976, ये जब तुम्हारा आया तब तुम्हारा थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट आया। थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट में हमने म्यूनसिपालिटीज, पंचायत, इन सबको जोड़ दिया था। लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट को जोड़ दिया था। तब हमें पता चला कि अरे भाई, अब जो हमारे पास जो लेजिस्लेटिव पावर है वो तो भाई तीन जगह डिवाइडेड हो रखी है। एक तुम्हारा यूनियन में, एक तुम्हारा स्टेट में, एक तुम्हारा पंचायत ग्राम सभा, इन सब में हो रखी है। तो फिर ये था कि पावर को फिर कैसे शेयरिंग होगी। तो फिर ये हुआ कि चलो ठीक है कि जो भी लेजिस्लेटिव जो भी पावर है, अब अगर मान लो कि कुछ पावर ऐसी हैं जो हमारे पूरे नेशनल इंपॉर्टेंस को होल्ड करती हैं, फिर वो भले चाहे फॉरेन बैंक्स हो, करेंसी हो, या बैंकिंग कम्युनिकेशन हो, इस तरह हो, तो ये हुआ कि यार ये सारी चीजें हम यूनियन को दे देंगे। जो सेंटर में बैठे पार्लियामेंट है, लोकसभा राज्यसभा, ये लोकसभा राज्यसभा ऐसे चीजों पे लॉ लेकर आएंगे जो नेशनल इंपॉर्टेंस की होंगी, है ना। ताकि जो क्या हो कि हमारा थ्रू आउट द कंट्री जो भी पॉलिसी हो एकदम यूनिफॉर्म हो और हम लोग यूनिटी जैसा फील करें, एक यूनाइट फील करें। इस तरीके से था। तो जो भी उसमें लॉज लेकर आए थे, 4 5 10 15, मतलब जो भी मतलब सब्जेक्ट है, तो वही जब सब्जेक्ट एक साथ आ जाते हैं तो उनको हम बोल देते हैं यूनियन लिस्ट। ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी इतना पीछे से बोलते आ रहे हैं, तो अब तक तो रट गया होगा तुम लोग को, है ना। हाँ हाँ भैया, पता है है ना। यूनियन लिस्ट अब में मतलब जितने भी हाँ, अब नेशनल। स्टेट लिस्ट में ये था कि अगर कुछ ऐसे लॉज जो लोकल इंपॉर्टेंस रखते हो, फिर भले चाहे पुलिस से रिलेटेड हो, ट्रेड से हो, कल्चर हो, एग्रीकल्चर से, इन सब से था, तो उसको स्टेट लिस्ट से रख दिया गया। लेकिन बाद में हमें भैया पता चला कि हाँ, बोलो बेटा। लोकल मतलब स्टेट के साथ और सेंट्रल के साथ काम नहीं कर सकती है ना। नहीं, अगर जैसा मान लो कि लोकल इंपॉर्टेंस पे अगर कोई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे स्टेट भी काम कर सकती है और तुम्हारा सेंट्रल भी काम कर सकती है, तो इस तरीके का जो लॉ लिस्ट होती है उसको बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। अब जैसे मान लो कि एजुकेशन, जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि यार उत्तर प्रदेश का ये एरिया है जहाँ मतलब एजुकेशन बहुत कम हुआ करती है, या फिर मतलब पूरे इंडिया में कुछ कुछ जगह हैं जहाँ जहाँ मतलब क्या कहते हैं एजुकेशन कम है। जैसे मान लो कि मैंने ये बोल दिया, ये बोल दिया, ये बोल दिया, हर एक स्टेट में एक ऐसी जगह है जहाँ मतलब एजुकेशन के नाम पे कुछ नहीं है, ना वहाँ कंप्यूटर के बारे में कुछ है ही नहीं है। तो बाद में पता चला कि यार ये ऐसा क्या कॉमन है कि यहाँ यहाँ स्टडी नहीं हो पा रही है। तो पता चला कि भाई यहाँ सारे तुम्हारे शेड्यूल्ड ट्राइब रहते हैं। क्या रहते हैं तुम्हारे? शेड्यूल्ड ट्राइब रहते हैं। तो इसका मतलब है यार वो शेड्यूल ट्राइब बेचारे गरीब है, उनके पास कोई एजुकेशन नाम की कोई चीज है नहीं, वो सब नहीं है। तो फिर ये क्या होगा? फिर देखो स्टेट, अगर जैसे मान लो स्टेट के पास पैसा कम है तो उसको नहीं सपोर्ट कर पा रहा है, लेकिन सेंटर के पास तो पैसा है। तो फिर सेंटर क्या करेगा? सेंटर इस तरीके के जब प्रॉब्लम्स को देखता है कि थ्रू आउट द कंट्री हर जगह कहीं ना कहीं कुछ सिमिलरिटी आ रही है, तो फिर उससे वो रिलेटेड लॉ बना देता है। और फिर जब उससे रिलेटेड लॉ बनाता है तो फिर क्या होता है, उसको हम लोग बोलते थे कंकरेंट लिस्ट। अब जैसे ये तुम्हारा एजुकेशन है, एजुकेशन एक ऐसा तुम्हारा सब्जेक्ट है जो कि तुम्हारा कंकरेंट लिस्ट में डाला है। इसका मतलब है कि अगर जैसे मान लो कि स्टेट भी अगर इसमें लॉ बनाना चाहे तो बड़े आसानी से बना सकते हैं, और अगर मान लो कि अगर तुम्हारा सेंटर भी अगर लॉ बनाना चाहे तो बड़े आसानी से बना सकता है। दोनों के दोनों बना सकते हैं, है ना। और फिर एक हमने और पढ़ा था, वो था रेसिडुअरी लिस्ट, है ना। रेसिडुअरी लिस्ट या फिर रेसिडुअरी पावर। अब जैसे मान लो कि पुराने जमाने में कुछ अलग चीजें चलती थी, आज के जमाने में कुछ अलग चीजें चलती थी। तो जैसे जैसे हम लोग जिंदगी की तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं, हमारे पास चुनौतियां भी बड़े आ रही हैं। अब जैसे मान लो कि पहले के टाइम में किसी ने सोचा नहीं था कि एआई जैसी कोई चीज आएगी। अब मान लो कि अगर एआई से रिलेटेड कोई लॉ बनाना है,
कि भाई एआई में जो भी आपका माल प्रैक्टिसेस चल रही है, किसी का फेस डाल दे रहे हैं, किसी का कुछ डाल दे रहे हैं, उसको पॉर्न वेबसाइट में डाल दे रहे हैं, या फिर उसको जो गलत माल प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, तो अगर उसको ना करे, ये सारी चीजें जुर्माना लगेगा, वो सब लगेगा। राइट टू प्राइवेसी वाली चीजें, तो अब मान लो कि एआई से रिलेटेड कभी इसके बारे में दिया नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये दिया है ना बेसिकली। कॉन्स्टिट्यूशन में किसके बारे में दिया है? स्टेट लिस्ट के बारे में दिया गया, और तुम्हारा कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में दिया गया, और तुम्हारा क्या कहते हैं सेंट्रल लिस्ट के बारे में दिया। तो लिस्ट। रेसिडुअरी लिस्ट कहीं भी नहीं दिया। रेसिडुअरी लिस्ट के बारे में कि कितने सब्जेक्ट होंगे रेसिडुअरी लिस्ट में, वो तो तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं दिया। कॉन्स्टिट्यूशन ने साफ सीधा बोल दिया है कि द लाइफ इज वेरी अनसर्टेन, as the India is will be grow, we will going to be face of many challenges, and in that challenges a law will be come, and in that law the law will be formed by the center। इसका मतलब है कि आगे आने वाले जितने भी चैलेंजेस आएंगे, जो भी हमको चेंज हमको देखने मिलेगा, तो वो जो जितने भी लॉ बनाएगा, वो कौन लॉ बनाएगा? तुम्हारा सेंटर बनाएगा। मतलब दिल्ली में बैठी सरकार लोकसभा राज्यसभा से पास कराएगी, प्रेसिडेंट से साइन कराएगी, और वो लॉ लेकर आएगी। तो ये जो पावर है, इसको हम लोग बोलते हैं रेसिडवरी पावर। और ये जो पावर से जो हम लोग लॉ लेकर आते जा रहे हैं, हम उनको उन लॉ को जब हम एक साथ इकट्ठा करते हैं, तो हम उनको बोल देते हैं रेसिडवरी लिस्ट। अब मुझे बताओ, जो कल मैंने पढ़ाया था उसका एक शॉर्टकट रिवीजन है, इसमें किसी को कोई डाउट है नहीं भैया। बाबू तुम्हें? नहीं भैया, नहीं हाँ नहीं। नहीं है ना? तो ये चीज है। फिर हम ये देखो रेसिडुअरी सब्जेक्ट के बारे में यहाँ लिख रखा है। फिर हमने ये भी देखा कि भाई देखो, हो सकता है कि हमारा इंडिया होल्डिंग टुगेदर एज अ यूनिटी फॉर्म कर रहा हो, लेकिन फिर भी हमारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट है वो एकदम सेम नहीं है। आइडेंटिकल पावर नहीं दे रखी है सारे स्टेट्स को। जैसे कुछ स्टेट है तुम्हारे, मतलब नॉर्थ ईस्ट स्टेट है ना, उनको शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6, जैसे शेड्यूल 5 में ATMM एक स्टेट है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, तो वहां उनको ज्यादा पावर दे रखी है ना। आर्टिकल 371 लग रखा है, ये सारी चीजें। तो इससे क्या है कि उनको ज्यादा पावर दी, और उसका ज्यादा पावर देने का रीजन क्या है? क्यों? क्योंकि वहाँ पिक्यूलियर हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस रहे हैं, सोशल कल्चर रहा है। हमारे यहाँ तो भाई लड़का मतलब क्या कहते हैं, ब्याह के आता है लड़की को, वहां तो लड़कियां ब्याहती हैं लड़के को, वहां लड़के लेकर आते हैं, ससुराल जाते हैं, ये सब जाते हैं। तो कल को अगर जैसे मान लो कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी शेयरिंग को लेकर लॉ बनेंगे, तो वो कौन, जैसे मान लो कि प्रॉपर्टी शेयरिंग को लेकर जो लॉ बन रहा है वो सेंटर बना रहा है, लेकिन सेंटर जो बना रहा है वो थ्रू आउट द इंडिया सबके लिए सेम बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन उसको पता चल रहा है, अबे भाई अगर मैं ऐसा लॉ बना दूंगा और वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट से अलग है, तो फिर नॉर्थ क्या होगा? फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट वालों को ये कल्चर की वजह से फिर उनको ज्यादा पावर दी जाती है कि चलो ठीक है, तुम अपने हिसाब से अपनी चीजें करो। इसी वजह से हम इंडियंस, जितने भी हमारे इंडियंस हैं, वहां जाने के लिए परमिट लगता है। आप वहां जाओगे ना, तो आपको वहां परमिट देना पड़ता है, 45 दिन का, 16 दिन का, 18 दिन का, उससे पहले पहले, ये सारी चीजें। इसी वजह से हम वहां जाके रेसिडेंट नहीं बन सकते हैं। अगर आपको वहां रेसिडेंट बनना है, तो फिर आपको वहां की लेजिस्लेचर में जाके आपको अपनी बातें बतानी पड़ेंगी, ये सब बतानी पड़ेंगी, कॉमर्शियल बेसिस पे जमीन खरीदनी पड़ेगी। लेकिन वो आके हमारे यहाँ जमीन खरीद सकते हैं, सब चीजें कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको वहाँ का कल्चर भी बचाना है। क्योंकि हो सकता है कि हम यहाँ ज्यादा पॉपुलेटेड बना रहे हैं, हम अपने आप को ज्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करें, हम चले जाए वहां, और वहां जाने के बाद हम वहां और भी चीजें खराब करने लगे, वहां का ही कल्चर खराब कर दे, वो सब खराब कर दे। तो इससे बेटर है कि कल्चर को सेव करने के लिए काफी बार हम लोग क्या कहते हैं कि इंटरफेरेंस कम कर देते हैं। ये चीज है। बाद में पता चला कि अबे भाई हमारे इंडिया में तो केवल स्टेट ही नहीं है न, उसके साथ साथ हमारी यूनियन टेरिटरीज भी हैं। और यूनियन टेरिटरी का मतलब एक ऐसी जगह, टेरिटरी मतलब एक ऐसी जगह जहां जो पावर होल्ड कर रहा है वो कौन कर रहा है? तुम्हारा यूनियन कर रहा है, मतलब सेंटर के लोग कर रहे हैं। एक तो मतलब एक इमेजिनेशन है कि पूरे भारत को कौन चला रहा है? सेंटर चला रहा है, जो बैठता कहाँ है? लोकसभा राज्यसभा में बैठता है, लेकिन उसकी कोई टेरिटरी नहीं है ना। दिल्ली की जो सांसद है जो वहाँ है, उसकी कोई टेरिटरी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे भारत में कुछ ऐसी एग्जिस्टिंग स्टेट्स के अंदर कुछ ऐसी टेरिटरीज हैं जो कि सच में मतलब वो चला रहा है, सेंटर चला रहा है। जैसे वो चंडीगढ़ हो गया, लक्षद्वीप हो गया, तुम्हारा दमन एंड दीव हो गया, अब ये जो दिल्ली हो गया है ना, अब जो इस तरीके की जो चीजें हैं उनको क्या बोला जाता है? यूनियन टेरिटरीज बोला जाता है। तो जितनी भी यूनियन टेरिटरीज है, अगर उसमें कोई तुमसे बोल दे कि जो उसका मतलब जो सरकार चला रही है वो कौन चला रहा है, वो तुम्हारा मतलब सीएम चला रहा है या लेफ्टिनेंट गवर्नर चला रहा है, तो तुरंत आवाज आनी चाहिए कि भाई वो लेफ्टिनेंट गवर्नर चला रहा है, वहां सेंटर की सरकार चलती है। तो यार कुछ तो रीजन है ना यार, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली, इन सब में वहां चलती है। ऐसा क्यों नहीं है कि यार चलो चंडीगढ़ इतना छोटा सा है, ये छोटा सा, तो उसको हरियाणा के साथ ही मर्ज कर दे रहे हो?
बात ये कि वो नेशनल इंपॉर्टेंस को प्ले करता है। जैसे मान लो कि चंडीगढ़ में तुम्हारा इन्वेस्टमेंट ज्यादा आता है ना। तुम्हारा लक्षद्वीप आइलैंड है वो तुम्हारा नेशनल सिक्योरिटी के सेंस में ज्यादा अच्छा है। जैसे मान लो कि अगर कल को ये जो तुम्हारा लक्षद्वीप आइलैंड है अगर हम किसी स्टेट को दे दें, केरला स्टेट को दे दें, और केरला स्टेट यहाँ उसको अच्छे से मैनेज ना कर पाए, है ना, उसको कॉम्प्रोमाइज कर दे सारी चीजें, तो मान लो कि अगर जैसे कॉम्प्रोमाइज कर देता है तो आगे चल के हाँ जो भी आती है, जो भी फैक्ट्री पड़ती है, जो भी पड़ती है, तो हो सकती है वो इंडिया को स्पाई करे, ये सब चीजें करे। तो हम इस तरीके की चीजों को क्या करते हैं, स्टॉप करने की कोशिश करते हैं। तो जहां से इंडिया का खतरा बढ़ सकता है या फिर जो चीजें एकदम अलग है, तो फिर वो क्या करता है, सेंटर उस जगह को अपना लेता है, उसको अपना अपना बना लेता है, और उसको बोलता है कि बेटा तुम आ जाओ, तुम हो हमारे लिए यूनियन टेरिटरीज। अब हम लॉ चलाएंगे, यहाँ सीएम एम जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आगे ना, तो ये एक यूनियन टेरिटरीज का कंसेप्ट था। फिर हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी कि ना, अगर जैसे मान लो कि अगर कोई भी एक ऐसा लॉ लेकर आते हैं जो भारत की कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की कोशिश कर रहा है, चेंज करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि सेंटर बोलेगा कि बेटा मैं ही चल हो गया बस काम खत्म, ये ऐसी ऐसी चीज लेकर आएंगे और काम नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो पार्लियामेंट जो तुम्हारा दिल्ली में बैठा है उसको स्पेशल मेजोरिटी से, मतलब 2/3 मेजोरिटी से क्या करना पड़ेगा, बिल को पास करना पड़ेगा, लोकसभा राज्यसभा दोनों से करना पड़ेगा। और बाद में तुम्हारे जितने भी लेजिस्लेचर है, मतलब जितने भी टोटल स्टेट है, जैसे मान लो 28 स्टेट है, तो 14 स्टेट की लेजिस्लेचर से उसको पास भी कराना पड़ेगा। तभी जाके मतलब वो कुछ ऐसा लॉ लेकर आ सकता है जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, जो जो तुम्हारे क्या कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है हल्का फुल्का, ये चीजें, वो भी एक लिमिट में। अगर जैसे मान लो कि ज्यादा तीत पाड़ करेगा, तो जो जुडिशरी बैठी है ना, सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि भाई देख तूने जो भी चीजें किया वो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोविजन में होनी चाहिए, प्रोसीजर में होनी चाहिए। अगर तूने उस तरीके से नहीं किया तो जो भी तेरा मतलब क्या कहते हैं, जो भी तूने लॉ लाया है ना, वो आर्टिकल 13 के थ्रू मैं नल एंड वॉइड कर दूंगा, काम खत्म। तो ये जो पावर है ना, जो पूरे मतलब क्या कहते हैं स्टेट स्टेट के बीच में लड़ाई हो गई, या फिर मान लो कि तुम्हारे स्टेट और सेंटर के बीच में लड़ाई हो गई, या फिर मान लो कि तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारे स्टेट्स के अंदर ही कुछ ज्यादा वो होने लगा, ठीक है, तो ये जो पावर है किसके पास है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन वो सुप्रीम कोर्ट के पास है ना। ठीक ऐसे ही मान लो कि अगर तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं उसके बीच में तुम्हारे अंदर ही, स्टेट के अंदर ही लड़ाई हो रही है, एमएलए एमपी में हो रही, जगह को लेकर हो रही, इन सबको लेकर रही, तब उसको उसमें हाई कोर्ट डिसीजन ले रहा है ना। तो ये जितने भी चीजें हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एक दूसरे को चेक कर रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं। तो ये हमारा हॉरिजेंटल डिवीजन ऑफ पावर था, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, और एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। अब मुझे बताओ ये जो कल का रिवीजन था और ये जो मैंने तुमको समझाने की कोशिश की फेडरलिज्म पे, कंसेप्ट पे, ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आज हम थोड़ा हाँ आगे बढ़ने वाले थे। आज हम लोग हम्म 1947 वाला तो हमने ऑलरेडी कल मैंने तुमको समझाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी देखेंगे। और फिर हम देखेंगे कि हमारे इंडिया में आज जो फेडरलिज्म जो प्रैक्टिस की जा रही है, कि हाँ भाई इतना ही एरिया क्यों डिवाइड किया गया है ना, जैसे मान लो कि इतना ही स्टेट क्यों बनाया गया, इतना ही स्टेट क्यों बनाया गया, क्या उसके पीछे कोई रीजन है क्या? ऐसा तो नहीं कि भाई वो लैंग्वेज के पीछे कोई रीजन हो रखा हो, कि नहीं भाई यहाँ तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं तेलुगु ज्यादा बोलते हैं तो तेलुगु रीजन वालों को अलग कर दो थोड़ा सा, इधर तमिल ज्यादा बोलते तो तमिल वालों को कर दो, इधर इधर तुम्हारे कन्नड़ बोलते तो कन्नड़ वालों को कर दो, फिर तुम्हारे केरला में बताओ कौन सी लैंग्वेज चलती है जल्दी बताओ। जैसे तमिलनाडु वाले तमिल बोलते हैं, है ना, और तुम्हारे आंध्र प्रदेश वाले कन्नड़ तेलुगु बोलते हैं। बोला जाता है हाँ। भैया। कन्नड़। आई थिंक मलयालम, क्या बोला जाता है उसको? उसको मलयालम। मलयालम बोला जाता है ना। तो ये चीज है। तो हम लोग ये मलयालम, ये जितनी भी चीजें बट है, इन सबको भी हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे, ये सारी चीजें करने की कोशिश करेंगे ना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको आगे लेके जाना है। ये लाइफ, ये तुम्हारा क्लास 11 12 में इतना, अभी से मैं इतना इसका अच्छा बेस बना रहा हूँ कि जब तुम क्लास 11 12 में आओगे ना, तुम कहोगे अबे भैया ये तो हम पढ़ चुके हैं, हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं, ये सब चीजें कर चुके हैं, बस के लाइए आंसर राइटिंग करते हैं, ये सब करते हैं, बस काम खत्म। आओ चलो एक काम करते हैं, ये जो हमारा ना एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहले इसको पढ़ो, पढ़ो अंश। Listen to one national and one regional news bulletin broadcast by All India Radio daily for 1 week. Make a list of news items related to government policies or decision by classifying these into the following category. अब देखो ये जो तुम्हें टास्क दे रहा है ना, ये टास्क कोई खराब टास्क नहीं है, ये इंटरेस्टिंग टास्क है। क्यों? क्योंकि इससे हमें पता चलता है देश में चल क्या रहा है ना। अब वो बोल रहा है कि चलो ठीक है, एक ऑल इंडिया रेडियो आता है, एकदम फ्री है,
ठीक है, तुमको यूट्यूब में वो उसमें मिल जाएगा, मतलब गूगल उसमें मिल जाएगा। ऑल इंडिया रेडियो ऐप भी मिल जाएगा तुमको इंडिया में, प्रसार भारती जिसको बोलते हैं, ठीक है। वो बोला कि एक मतलब क्या कहते हैं, एक वीक तक आप केवल इस चीज की न्यूज के बारे में सुनिए कि जो पॉलिसी आपका सेंटर लेकर आ रहा है, और या फिर कोई भी मतलब एक रीजन लेकर आ रहा है, हो सकता है जैसे उत्तर प्रदेश मान लो, या फिर तेलुगु मान लो, है ना, या मतलब तमिलनाडु मान लो, या कोई भी मान लो। तो उस चीज से रिलेटेड लेकर आ रहा है। तो बोला कि जितनी भी न्यूज आ रही है ना, गवर्नमेंट की पॉलिसी से रिलेटेड, ना कि ये न्यूज आ रही है कि सलमान खान ने शाहरुख खान को गाली दी, ये नहीं। सीधा सीधा मतलब कि ऑल इंडिया रेडियो में आपको न्यूज आइटम के बारे में सोचना है, ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में सोचना है जो कि दो लोग लेकर आ रहे हैं। एक नेशनल नेशनल मतलब सेंट्रल की गवर्नमेंट लेकर आ रही है, और एक रीजनल गवर्नमेंट में कोई भी है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो चंडीगढ़, चाहे वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा वो हो गया मतलब तमिलनाडु हो गया, उड़ीसा हो गया, जो भी स्टेट हो गया, ये सब हो गया, है ना। तो तुमको मतलब ये चीजें करना है ना, न्यूज आइटम को रिलेट करना है कि कुछ न्यूज आइटम ऐसे होने चाहिए जो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेट होने चाहिए, कुछ न्यूज आइटम ऐसे होने चाहिए जो केवल तुम्हारे और या फिर किसी अदर स्टेट्स की गवर्नमेंट से होने चाहिए। कुछ न्यूज आइटम को ऐसा लेकर आओ जो कुछ ऐसा लॉ बताने की कोशिश कर रहा हो कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आज के टाइम में इस समय क्या चल रहा है न्यूज में, तुम्हारा इलेक्शन इलेक्शन ऑफ बिहार, ना बिहार के बारे में चला है। तो मुझे बताओ, अगर जैसे हमको लग रहा है कि बिहार किस चीज का न्यूज आइटम है, तुम्हारा सेंटर का आइटम है या स्टेट का आइटम है, या फिर स्टेट और सेंटर दोनों का आइटम, बताओ मुझे। भैया वो तो उस पर डिपेंड करता है ना कि मतलब क्या चल रहा है। हाँ इलेक्शन अगर चल रहा है तो वो रहेगा ना, ये स्टेट गवर्नमेंट हाँ, का रहेगा। स्टेट का रहेगा ना, वेरी गुड। लेकिन अगर जैसे मान लो कि अगर जब तुम उसको और डीपली पढ़ोगे, जब तुम्हारे पास और थोड़ा सा कंसेप्ट आ जाएगा, तब तुमको पता चलेगा एक वर्ड आता है तुम्हारा इलेक्शन कमीशन। क्या वर्ड आता है तुम्हारा, एक इलेक्शन कमीशन। तो एक इलेक्शन कमीशन एक बॉडी है ना, एक सेट ऑफ लोग हैं। एक इलेक्शन कमीशन होता है, दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, मतलब टोटल तीन लोग। तो ये तीन लोग मिलकर बाकी सबकी सहायता से पूरे देश में इलेक्शन कराते हैं। तो जो इलेक्शन कमीशन बॉडी है तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी है, ये मतलब क्या कहते हैं कि अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो कहीं ना कहीं ये सेंट्रल का भी रोल निभाती है ना। तो ये चीजें, अब ये जो इलेक्शन कमीशन है, सेंटर में भी इलेक्शन करवा रही है, स्टेट में भी करवा रही है। तो ये न्यूज आइटम कैसे हो गया, सेंट्रल स्टेट दोनों के लिए हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि डीप डाउन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है, तो भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है कि तुम्हारे बिहार में इलेक्शन चल रहा है। तो जो भी न्यूज आइटम आएगी, जो भी आएंगी, वो हम लोग स्टेट गवर्नमेंट पे ज्यादा थोपने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लोग अपने वादे कर रहे होंगे स्टेट गवर्नमेंट में कि हम अपने बहनों को 2,500 रुपए देंगे। इस तरह से ना ये सारी चीजें जो भी चल रही होंगी, तो ये हो गया। अब मुझे बता सकते हैं पोखरान का क्या चीज है, पोखरान नाम सुना कभी तुम लोगों ने, बताओ। नहीं भैया। पोखरान एक तुम्हारी राजस्थान में जगह है जहाँ तुम्हारा न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, है ना। हमारे पूजनीय, हमारे भगवान जैसे मतलब क्या कहते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम जी के नेतृत्व में वहाँ तुम्हारा न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। ये सारे बाद में अटल बिहारी वाजपेयी ने जाके हमारे पूरे भारत को बड़े गर्व के साथ पूरे देश के सबके सामने, पूरे वर्ल्ड के सामने बोला था कि वी एज ए इंडिया हैज टेस्टेड द न्यूक्लियर टेस्ट, है ना। तो ये चीज था। तो अब जैसे मान लो कि जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, तो न्यूक्लियर टेस्ट जो हुआ वो राजस्थान में हुआ। तो राजस्थान वाले अगर सोचो कि अगर वो आपत्ति जता दे कि भाई आप हमारे यहाँ न्यूक्लियर टेस्ट क्यों कर रहे हो, आप हमारे स्टेट में मत करो, ये सब मत करो। तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि देखो जो न्यूक्लियर जैसी चीजें हैं ना, वो सिक्योरिटी को एनहेंस करती हैं। क्या करती हैं, वो सारी सिक्योरिटी को एनहेंस करती है ना। तो जो भी चीज उससे रिलेटेड लॉ है, जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि न्यूक्लियर लॉ है, तो मुझे बताओ जो न्यूक्लियर से रिलेटेड लॉ लेकर आएगा, कौन लेकर आएगा, तुम्हारा सेंटर लेकर आएगा या फिर स्टेट लेकर आएगा, बताओ मुझे। ये सेंट्रल। सेंट्रल लेकर आएगा। तो अब अगर अब अगर मान लो कि सेंट्रल लेकर लॉ लेकर आ रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है ना, न्यूक्लियर पावर हो गया, या फिर जैसे मान लो कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन मतलब समझते हो, जैसे जहाँ से बिजली बनती है, वो चीजें हो गई। या फिर अगर हमको न्यूक्लियर टेस्ट करना है या फिर न्यूक्लियर वॉर हेड करना है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं की तो जरूरत होगी। तो फिर क्या होती है, फिर हम लोगों को जगह ढूंढनी होती है कि कहाँ हम टेस्ट करें, कहाँ हम मिसाइल कर सकते हैं, कहाँ हम वो चीजें कर सकते हैं, है ना, कहाँ हम वॉर हेड बना सकते हैं कि किसी देश को पता ना चले। हो सकता है कि हम यहाँ जंगलों के, मध्य प्रदेश के किसी के जंगल के अंदर भाई घुस के बना रहे हो, वॉर हेड्स बना रहे हो। तो अगर मान लो कि अगर हम वहां बना रहे हैं, तो वहां की फिर एमपी की सरकार ये ना बोले कि ए तुम हमारी टेरिटरी में आके न्यूक्लियर जैसी एक्टिविटी क्यों कर रहे हो, तुमने हमसे परमिशन नहीं ली। सेंटर बोलेगा चुप हो जाओ ना, गिरा के मारेंगे तुमको। तो यही चीज है कि तुम्हारा राजस्थान है। तो राजस्थान में जब पोखरान का टेस्ट हुआ, तो तुम सोचो अगर राजस्थान में पोखरान का टेस्ट हो, राजस्थान वाले गवर्नमेंट ये बोल दे कि नहीं भाई,
आप जो मतलब क्या कहते हैं, जो लेकर आ रहे हो, ये जो आप न्यूक्लियर टेस्ट लेकर आ रहे हो, ये सही नहीं है ना। आपको हमसे परमिशन लेनी चाहिए। तो मुझे बताओ, क्या इस केस में गवर्नमेंट को परमिशन लेनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि ताकि वो टेस्ट करा पाए वो राजस्थान पे? जरूरी है उसको? और क्या वो उसको प्रिवेंट कर पाएगी, क्या उसको रोक पाएगी राजस्थान, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि नहीं हम आपको नहीं करने देंगे? नहीं भैया, हाँ, नहीं कर पाएगी, लॉ तो ही यही सेंट्रल चीज। गवर्नमेंट का है। हाँ, है ना, वही चीज वो है ना, सीधी बात है। जो न्यूक्लियर वगैरह है, जो भारत को यूनाइट करने की कोशिश कर रहा है, उससे रिलेटेड लॉ लेकर आएगा तुम्हारा क्या कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कोई जगह चेक कर ली, जैसे मान लो कि यही है अपना आर्मी पब्लिक स्कूल, अगर सेंटर ने बोला कि भाई हम ये आर्मी पब्लिक स्कूल में मतलब क्या कहते हैं न्यूक्लियर से रिलेटेड एजुकेशन लाएंगे, तो फिर बाद में भले चाहे आर्मी पब्लिक स्कूल चिल्लाता रहे कि भैया नहीं हम ये स्कूल नहीं छोड़ेंगे, अरे जाओ यहाँ से चुपचाप, ठीक है, तो ये चीज है ना। तो उसको कुड इट प्रिवेंट, है ना, रोक नहीं पाएगा कोई, उसको रोक नहीं पाएगा जब सेंटर की बात आ जाएगी। तो सीधी बात ये है ना। तो ये जो लाइन वाला था ना, ये हमने यही बताया है, सीधी बात है। और अगर पूछे व्हाई इट इज सो, तो सीधा सीधा बोल देना कि बिकॉज इट इज अ इम्पोर्टेंस ऑफ नेशन, है ना, इट इज अ नेशनल इम्पोर्टेंस, है ना। Nuclear provides us the safety to the other from the other countries, and for that purpose, for the national unity, the provision related to the nuclear test has been given to the central government. So central government has a free hand to make it to anywhere in the inside the country of the India. ये चीजें हो गई, है ना। अब आप देखते हैं सिक्किम से रिलेटेड हमारे स्कूल में क्या हो रखा है। अब जैसे सिक्किम के बारे में पढ़ो, ये देखो ना, ये चीज इसको पढ़ो। Suppose the government of Sikkim planned to introduce new textbook in its school, but the union government doesn't like the style and content of the new textbook. In the case, does the state government need to take permission from the union government before these textbook can be launched? बताओ। नहीं भैया, है ना, देखो, एजुकेशन रिलेटेड तो वही लॉ लेता है ना। दोनों ला सकते हैं। हाँ, सिक्किम वाले भी ला सकते हैं, और तुम्हारे वो भी ला सकते हैं। अब जैसे मान लो कि तमिलनाडु वाले अगर जैसे कोई मतलब लेकर आते हैं, कोई बुक लेकर आते हैं तमिलनाडु, जैसे तमिलनाडु बोर्ड लेकर आ रहा है अपनी बोर्ड की अलग लेकर आ रहा है, तो उसको बार बार परमिशन लेने की जरूरत नहीं यूनियन गवर्नमेंट से। लेकिन अगर मान लो कि वो तमिलनाडु अपनी यूनियन बोर्ड में कुछ ऐसी चीजें लिख रहा है, वो टेक्स्ट बुक में कुछ ऐसी चीजें लेकर आ रहा है जो कि मतलब तुम्हारे नेशनल यूनिटी के अगेंस्ट हो रही हैं, ये सब चीजें अगेंस्ट हो रही है, तो मुझे तो क्या यूनियन गवर्नमेंट उस बुक्स को खारिज खारिज कर सकता है कि नहीं कर सकता, बताओ मुझे। बताओ मुझे। हाँ भैया, कर सकता है। कर सकता है ना, कर ऑब्वियस सी सकता बात है। है। तो यही यही चीज है कि अगर जैसे मान लो कि अगर नेशनल यूनिटी को मेंटेन किया जा रहा है, इंटीग्रिटी को मेंटेन किया जा रहा है, तो फिर वो चाहे सिक्किम हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे जो कुछ हो, हम उस बुक की बड़ी ही मतलब क्या कहते हैं आदर सम्मान से हम लोग उसको लेकर आएंगे। अब जैसे मान लो कि उत्तर प्रदेश में हिंदी बोर्ड चलता है ना, यूपी बोर्ड जिसको बोलते हैं, हिंदी बोर्ड चलता है। अब अगर हम हिंदी बोर्ड में यहाँ हिंदू ज्यादा हैं, और हम मुसलमानों के बारे में उसमें खराब चीजें लिखने लगे कि मुसलमान ऐसे थे वैसे थे, ये सब थे, बहुत ज्यादा खराब, जिससे हमारी नेशनल इंटीग्रिटी बर्बाद होने लगे, तो मुझे बताओ क्या वो यूनियन जो गवर्नमेंट जो बैठी है, क्या वो इस तरीके की टेक्स्ट बुक को लॉन्च करना पसंद करेगी? नहीं करेगी, वो सीधा उसको मना कर देगी। क्यों? क्योंकि कह देगी यार इससे दंगे फसाद हो सकते हैं। हमको बुक्स में नॉलेजेबल चीजें लिखनी, हिस्ट्री की चीजें वो निकली जो वैलिड है, ये सारी चीजें है ना। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी को रिलेट करती हैं, लेकिन हमको नेशनल इंटीग्रिटी को मेंटेन करके चलना है। फेडरलिज्म का मतलब यही है, इतना भाईचारा। और भाईचारा ऐसा मेंटेन करना है कि हमको किसी स्टेट से कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना, ये चीज है। चलो और नीचे अमन बेटा तुम पढ़ने की कोशिश करो नीचे जल्दी। Suppose the Chief Minister of Andhra Pradesh, Chhattisgarh and Odisha have different policy on how their state policy should respond रिस्पॉन्ड टू to the नक्सलिस्ट। crisis. Can the Prime Minister of India intervene and pass an order that all the Chief Minister will have to obey? अब देखो मैं बताता हूँ इसमें obey? क्या बोल रहा है, कि ये जो तुम्हारा ये क्या है, तुम्हारा एक तुम्हारा छत्तीसगढ़ हो गया, और एक तुम्हारा हो गया आंध्र प्रदेश हो गया, और एक तुम्हारा हो गया उड़ीसा। तो छत्तीसगढ़ तुम्हारा ये है, आंध्र प्रदेश तुम्हारा ये है, और तुम्हारा उड़ीसा है ये है। ठीक है। अगर मैं इनके रीजन में मतलब काफी तुम्हारे नक्सलवाद रहते हैं, तुमने नक्सलीट्स नाम सुना है, नक्सलवाद, नक्सलीट्स के बारे में सुना होगा। हम लोग के तो आर्मी में पापा लोग हैं ना, तो हम लोगों ने सुन रखा है नक्सलवाद।
तो नक्सलवाद में बेसिकली क्या है? ये नक्सलवाद एक ऐसा रीजन होता है जो हमारे भारत की कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता है। क्या कहता है? भारत की कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता, वहां वो अपना ही राज्य चलाते हैं, वो अपनी वहां आर्मी रखते हैं। तो मुझे बताओ, भारत के अंदर अगर ऐसी कोई जगह होगी जहां वो लोग अपनी ही राज चला रहे हैं, अपना वो सब कर रहे हैं, तो क्या हमारे स्टेट और तुम्हारे क्या कहते हैं सेंटर को ये चीजें पसंद आएंगी? बताओ मुझे। नहीं भैया। नहीं पसंद आएंगी ना। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? उस चीज को हटाने की कोशिश करेंगे। तो ठीक वैसे अब जैसे मान लो कि छत्तीसगढ़ का जो तरीका है वो अलग है, उड़ीसा का जो तरीका है वो अलग है, आंध्र प्रदेश का तरीका अलग है। आंध्र प्रदेश क्या कर रहा है कि मतलब इनको सपोर्ट कर रहा है, पढ़ाई में सपोर्ट करके बोल रहा है कि भाई आप लोग पढ़ो और नौकरी पाओ, ये सब लड़ाई दंगा ये सब छोड़ो। छत्तीसगढ़ बोल रहा है कि बेटा ज्यादा बनोगे तो तबीयत हरी कर देंगे तुम्हारी, इतना मार रहा है। और जो उड़ीसा वाले, उड़ीसा वाला करे कि यार तुम लोग आओ पॉलिटिक्स में, आओ पॉलिटिक्स में अपना हक मांगो धीरे धीरे। ये सारी चीज, तो ये तरीका है। अब जो सेंटर की सरकार है वो काफी दिनों, अब ये हुआ कि काफी दिनों से इस चीजों को लेकर देख रही थी। बाद में उसने सेंटर ने एक लॉ बना दिया कि यार देखो जितने भी नक्सलिस्ट हैं हम उनको इस कैटेगरी में डालेंगे, उस कैटेगरी में डालेंगे। अगर ये हैं तो हम उनको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, अगर वो है तो हम उनको फिर गन की भाषा में समझाएंगे, अगर वो है तो अगर हम उनको पॉलिटिक्स में मतलब क्या कहते हैं रिजर्वेशन देंगे, ताकि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए कि वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं, उनको क्या चीज चाहिए जो उनको भारत से अलग होने के लिए। अगर वो बोलेंगे कि हमको फ्रीडम नहीं, तो हम उनको फ्रीडम दे देंगे, हम उनको पंचायती प्रोवाइड कर देंगे कि आपकी चलो यहाँ पंचायत चलेगी चाहे जो हो जाए, लेकिन आप भारत का हिस्सा बन के रहो। तो मुझे बताओ, अगर उस समय अगर जो सेंट्रल लॉ लेकर आ जाएगा, तो क्या वो तुम्हारा स्टेट मना कर पाएगा? उड़ीसा का, आंध्र प्रदेश का, या फिर तुम्हारा क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ का, उसको मना कर पाएगा? नहीं भैया। नहीं कर पाएगा ना। तो यही चीज है कि अगर मान लो कि प्राइम मिनिस्टर अगर कोई लॉ लेकर आ जाता है ना, इस चीज के इस इनके रिस्पॉन्स पे, जैसे मान लो कि जो आंध्र प्रदेश लेकर आए, छत्तीसगढ़ लेकर आए, उड़ीसा लेकर आए, तो सारे चीफ मिनिस्टर उसको ऑबे करेंगे कि नहीं ऑबे करेंगे? तो भाई ऑबे करना पड़ेगा, है ना? क्या करना पड़ेगा? ऑबे करना ही पड़ेगा। अब मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया भैया। आ गया ना। तो देखो ये है हमारा प्यारा भारत, है ना, जो सबसे जो पहले ऐसे रहा था। इसमें कोई भी तुम्हारी एक बाउंड्री नहीं हुआ करती थी, है ना? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसा जैसा कुछ भी नहीं लगता था, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन जब हम लोग धीरे धीरे आजाद हुए, जब हम अपने हक के लिए बात की, हमने ये सारी चीजें की, तब हमें पता चला कि यार यहाँ तो हिंदी भाषी वाले हैं, है ना, ये हिंदी भाषी वाले, ये राजस्थानी भाषी वाले, ये गुजराती भाषा वाले, कल्चर अपना अलग अलग है, नो डाउट। पहले भी कल्चर अपना अलग अलग था, लेकिन हम लोग पहले यूनाइट होने की कोशिश करते थे, हर एक चीज से यूनाइट होने की कोशिश करते, तभी हमको आजादी मिली, तभी हम लोग की सोच विचार ये सब हुआ। तो ये जो तुम चीजें देख रहे हो ना, ये सब क्या है? ये हमारा पुराना भारत है। ये पुराने भारत में स्टेट को किस तरीके से डिवाइड किया गया है ना, कैसे स्टेट को कैसे तरीके से डिवाइड किया गया। तो पहले के टाइम में प्रोविंस बनाया जाता था, स्टेट का मतलब प्रोविंस ही है। अगर जैसे मैं बोल देता हूँ स्टेट या मैं बोल देता हूँ प्रोविंस, तो इसका मतलब है कि मतलब क्या कहते हैं, स्टेट और प्रोविंस का बात अलग है। लेकिन पहले के टाइम में जो प्रोविंस हुआ करते थे, स्टेट हुआ करते थे, बहुत बड़े हुआ करते थे। अब जैसे मान लो कि ये हमारा जो इंडिया था वो पहले पाकिस्तान, ईरान, ईरान इन सबको टच करता था, है ना? इसको हम लोग बोलते हैं अखंड भारत। तो ये जो तुम्हारा रीजन है, इसको हम लोग बोलते थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो एक प्रोविंस ये हुआ करता था। एक तुम्हारा होता था ये यूनाइटेड प्रोविंस। कैसा होता था यूनाइटेड प्रोविंस? ये एक स्टेट हुआ करता था। एक तुम्हारा हुआ करता था ये सेंट्रल प्रोविंस। ये क्या सेंट्रल प्रोविंस होता था, ये होता था। फिर एक तुम्हारा ये होता था एक बंगाल प्रोविंस। ये क्या कितना बड़ा होता था? ये एक बंगाल प्रोविंस हुआ करता था। ये एक स्टेट हुआ करता था, ऐसे हुआ करता था। ठीक ऐसे ये तुम्हारा एक बॉम्बे प्रोविंस हुआ करता था। कैसे? ये तुम्हारा बॉम्बे प्रोविंस हुआ करता था। और एक हुआ करता था तुम्हारे मद्रास प्रोविंस। तो अब इसी सारी देख लो, बहुत बड़ा वो रीजन था, ये सारी चीजें थी। इनमें छोटे छोटे और मतलब रीजन डिवाइड हो जाते थे। अब आज के टाइम में देखोगे तो पाकिस्तान हमसे अलग हो रखा है, ईरान अफगानिस्तान वाले एरिया हमसे एकदम अलग हो रखा है ना, ये चीजें। इंडिया में अगर तुम देखने की कोशिश करोगे, आज जो ये जो प्रोविंस है, ये टोटल 28 उसमें डिवाइड हो गए। कैसे हो गए? टोटल 28 उसमें डिवाइड हो गए। तो ऐसा क्या रीजन है कि वो 28 उसमें इस तरीके से ही डिवाइड हुए? राजस्थान आधे हिस्से में ऐसा क्यों नहीं बटा? उत्तर प्रदेश की 4 भाषाओं की मांग क्यों हो रही है? पहले उत्तर प्रदेश में तुम्हारा क्या कहते हैं, उत्तराखंड अटैच था। आज उत्तराखंड हमसे अलग हो गया। तो ये अलग होने का रीजन क्या चीज है ना, ये चीजें हैं, सीधे सीधे बताना है। पहले जो तुम्हारा जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर पहले तुम्हारा थोड़ा बड़ा हुआ करता था, अब वो तुम्हारा छोटा दिखता है, ऐसा क्यों रीजन है? ये चीज हो गया। पहले हरियाणा छत्तीसगढ़ तुम्हारा एक साथ आया करता, पहले पंजाब जो था, हरियाणा और पंजाब एक साथ थे, लेकिन हरियाणा को अलग कर दिया गया, ऐसा क्या रीजन था ना, ये सारी चीजें हो गई। तो जब हम ये चीजें पढ़ेंगे तब हमें और अच्छे से पता चलेंगी। अब मुझे बताओ, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि नेक्स्ट टॉपिक हमको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारे इंडिया में जो फेडरलिज्म प्रैक्टिस की गई है,
मतलब जो स्टेट को अलग अलग पावर दी गई, स्टेट का जो रीजन डिवाइड किया गया, वो किस किस बेसिस पे किया गया, हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो मुझे बताओ, पढ़ने के लिए तैयार हो? हाँ भैया। ठीक है, तो आओ, चलो पढ़ते हैं, और चलो पढ़ो। Constitutional provisions are necessary for the success of federalism, but these are not sufficient. क्या बोल रहा है कि जो भी तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, जो पहले से दे रखे हैं, है ना, कि स्टेट को ऐसे काम करना चाहिए, तुम्हारे सेंटर को ऐसे काम करना चाहिए, पंचायत को ऐसे काम करना चाहिए, तभी हम जिंदगी में तरक्की कर पाएंगे, तभी हमारा स्टेट तरक्की कर पाएगा। तो देखो, फेडरलिज्म की सक्सेस के लिए ये तो इम्पोर्टेंस है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें हैं, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है कि जैसे मान लो कि जो सारी चीजें तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूशन में 1947 में लिख कर आ गई, अगर हम केवल उन्हीं को फॉलो करेंगे तभी हमारे फेडरलिज्म सक्सेस होगी। नहीं, आज के टाइम में वो चीजें बहुत कम हो गई हैं, उनकी नंबर जो है वो बहुत कम हो गया, मतलब वो बहुत कम है, उसके हमको और भी ज्यादा करना पड़ेगा। अगर हम और ज्यादा नहीं करेंगे तो आज के टाइम में जो फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, हम उसको मैच नहीं कर पाएंगे, है ना, हम उसको मैच नहीं कर पाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में जो लिख रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो अंदर लिख रखा है, वो तो फेडरलिज्म हम मानेंगे ही मानेंगे। लेकिन जैसे जैसे मतलब क्या कहते हैं, और भी चीजें आगे बढ़ती चली जा रही हैं, या और भी चीजें होती चली जा रही हैं, उसके सेंस में भी फिर हम और भी लेकर लॉ लेकर आएंगे, ताकि हमारा जो फेडरलिज्म वाला कंसेप्ट है वो थोड़ा सा और मजबूत हो सके। जितने भी फेडरल एक्सपेरिमेंट्स होंगे, हम उन चीजों को और मजबूत करने के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन में और भी चीजें प्रोविजन को ऐड करेंगे। तो ये चीजें आगे बढ़ो। If the federal experiment has succeeded in India, it is not merely because of the clearly laid out constitutional है ना, अब provision. जैसे मान लो कि अगर कोई भी तुम्हारा फेडरल एक्सपेरिमेंट किया गया, फेडरल एक्सपेरिमेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो कि एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, या फिर तुम्हारा तुम्हारा क्या कहते हैं, न्यूक्लियर से रिलेटेड हो गया, ये सब हो गया। तो या फिर जो भी चीज है कि चलो हम हिंदी भाषा, हम हिंदी को मतलब वो लेकर आते हैं, आगे लेकर आते हैं, या फिर हम तमिल को भी लेकर आते हैं, या फिर हम लोग 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर आते हैं। तो आप That's अगर मान correct. लो कि हाँ, अगर जैसे मान लो कि ये चीजें सक्सेसफुल हो रही हैं इंडिया में, इससे हमारी फेडरलिज्म मजबूत हो रहा है, भाईचारा मजबूत हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये जो सारी चीजें वो तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में एकदम एग्जैक्टली लिख रखी हैं, कि भाई जो अभी जो पहले था कि मातृभाषा हिंदी लेकर आओ, कि हिंदी को सबको पढ़ाना है। अभी क्या है कि अभी सब बोला जा रहा है कि नहीं, 3 लैंग्वेज पॉलिसी होनी चाहिए, आपको हिंदी के साथ साथ कोई 2 लैंग्वेज और आनी चाहिए। वो फिर से उड़िया तमिल हो, वो तमिल कन्नड़ हो, चाहे मलयालम कन्नड़ हो, चाहे जो कुछ हो, 3 लैंग्वेज आनी चाहिए। तो यही चीज है कि अगर कल को मान लो कि अगर लिंग्विस्टिक बेसिस के बेसिस पे अगर हम लोग फेडरल स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसमें हम नॉर्थ इंडियन को भी 3 लैंग्वेज सिखाने की कोशिश करते हैं, साउथ इंडियन को भी 3 लैंग्वेज सिखाने की कोशिश करते हैं, राजस्थानी को भी 3 लैंग्वेज सिखाने की कोशिश करते हैं, और जब सब सीख जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो फेडरल एक्सपेरिमेंट एक तरीके से सक्सेसफुल हो जाएगा, भाईचारा बढ़ जाएगा, ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो क्या ये इस वजह से हुआ, क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन दे रखा था? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में तो प्रोविजन दे रखा है कि हिंदी को आगे बढ़ाना है। लेकिन जैसे जैसे सिचुएशन बढ़ी, वैसे वैसे हुआ। तो हमने जो भी फेडरल एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, वो जो सक्सेस हुए, तो केवल इसी वजह से नहीं होंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से लिख कर आ रहा है इस वजह से हुआ, वो तो हमने सिचुएशन के हिसाब से किया। तो जो रियल सक्सेस है फेडरलिज्म की इंडिया में, वो तुम्हारे डेमोक्रेटिक पॉलिसीज पे डिपेंड करती है, कि आज के टाइम में हम जो डेमोक्रेसी पॉलिसीज लेकर आ रहे हैं, जो सेंट्रल लॉ लेकर आ रहा है, जो स्टेट लॉ लेकर आ रहा है, वो फेडरलिज्म को कैसे मेंटेन करके रखा है। अगर मान लो कि कोई लॉ स्टेट लेकर आया तमिलनाडु वाला, और तमिलनाडु वाले स्टेट ने बोला कि यहाँ जो तुम्हारे हिंदी भाषी वो नहीं आएंगे, है ना, ये चीजें। और या फिर जैसे मान लो कि जो तुम्हारी दिल्ली में बैठी सरकार है, उसने बोला कि एक 1 लैंग्वेज पॉलिसी चलेगी, ये 3 लैंग्वेज पॉलिसी जैसा कंसेप्ट नहीं होगा। तो मुझे बताओ, फेडरलिज्म क्या हमारे इंडिया में सक्सेसफुल हो पाएगा फिर? बैठिज्म, भाईचारा हमारे दिखेगा भारत में? नहीं दिखेगा ना। तो ये चीजें है ना। तो देखो, रियल सक्सेस तभी होगी जब तुम्हारी ये जो तुम्हारी दिल्ली की जो सरकार है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, लोकसभा राज्यसभा, और जो तुम्हारी स्टेट्स की सरकार है ना, स्टेट्स की सरकार में जो लोग जो बैठते हैं, है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, Council. जिसको हम बोलते हैं तुम्हारा विधानसभा, विधान परिषद, Vidhan है Parishad. ना। तो यहाँ जो तुम्हारे एमपी सेलेक्ट होकर आ रहे हैं, नीचे जो तुम्हारे एमएलए सेलेक्ट होकर आ रहे हैं, तो जब ये लॉ लेकर आएंगे, और वो लॉ कैसे होने चाहिए, तुम्हारे यूनाइटेड लॉ होने चाहिए, मतलब जो एक दूसरे को यूनाइट करने की कोशिश करें, फेडरलिज्म को मजबूत करने की कोशिश करें। तो ये इस चीज पे मैटर करता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या तरीके लिखे थे, वो अब पुराने हो गए हैं। आज के टाइम में हम क्या तरीके बना सकते हैं हमारे फेडरलिज्म को मजबूत करने पे, तो वो अगर किसी चीज पे डिपेंड है, तो वो तुम्हारे डेमोक्रेटिक पॉलिसीज पे डिपेंड है, कि सरकार लॉ कैसे लेकर आ रही है, क्या फेडरलिज्म की स्पिरिट्स हैं,
हाँ, वो सारी चीजें हमको देखनी पड़ेंगी, वो डाइवर्सिटीज के सेंस पे, लिविंग स्टैंडर्ड के सेंस पे, वो सारी चीजों पे, कि ताकि जो हमारे इंडिया के जितने भी आइडियाज है आपस में शेयर हो सके, क्योंकि हो सकता है रीजनल डाइवर्सिटीज की वजह से हम एक दूसरे को समझ ना पाए। सेंटर ये बोले कि नहीं यार, जो लॉ लेकर आएगा हिंदी भाषा लेकर आएगा, तो तुम मुझे बताओ, ऑब्वियस सी बात है, तमिल में तमिल वाले लोग बोलते हैं तो तमिल वाले उसको अच्छा फील नहीं करेंगे, है ना, उस चीज को अच्छा फील नहीं करेंगे। लेकिन अगर इंडिया जैसे थ्री लैंग्वेज पॉलिसीज लेकर आ जाते कि नहीं यार, हम थ्री लैंग्वेज पॉलिसीज लेकर आएंगे, आप जिस स्टेट में जाओगे अगर आपको वहां की नौकरी चाहिए तो आपको उसकी लैंग्वेज आनी चाहिए। तो मुझे बताओ, जब आपको अगर मान लो कि तमिल लैंग्वेज आ गई और आपकी बैंक में नौकरी लगी, तो आप जब को तमिल आती होगी तो वहां के लोगों को भी ना तो परेशानी होगी समझने में, ना तो आपको परेशानी होगी। तो इससे आपकी यूनिटी भी मेंटेन रहेगी और इसके साथ साथ आपका देश भी प्रोग्रेस करेगा। अब मान लो कि आप उत्तर प्रदेश में रहते हो, आपको हिंदी आती है और आपने जो वहां जाके बैंक में नौकरी कर रहे हो, और आप में बैंक में जब नौकरी कर रहे हो आपको तमिल बोलना नहीं आता, अब आप वहां जाके बोल रहे हो इल्ले इल्ले इल्ले, समझ में नहीं आ रहा, अब हर जगह इल्ले इल्ले चिल्ला रहे हो तुम मुझे बताओ, ना तो तुम्हारा बैंक प्रोग्रेस कर पाएगा, जब तुम्हारा बैंक नहीं प्रोग्रेस कर पाएगा तो तुम्हारा देश भी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। इवन अगर मान लो तुम यार टीचर ही बन गए, टीचर की नौकरी है, तुम टीचर बन गए और बाद में पता चल रहा है कि यार जो तुम टीचर, मान लो कि तुम सेंट्रल का कोई स्कूल है, मान लो कि अगर कोई सेंट्रल का स्कूल है, केवीएस का स्कूल है, अगर तुम मान लो कि केवीएस में भी टीचर बन गए, लेकिन वहां तो बच्चे तमिल के आ रहे हैं, तमिल के बच्चे तमिल में लैंग्वेज में ज्यादा सीखना पसंद करेंगे। अब मान लो कि हमको आती ही नहीं है, हम आके बोले इल्ले इल्ले, जैसे आई कैन स्पीक ओनली हिंदी एंड इंग्लिश, इफ यू वांट टू लर्न दैट द टॉपिक इन इंग्लिश देन आई कैन टेल यू दैट। तो अब ये चीजें हो गई। अब मान लो कि मैं उनको इंग्लिश में सिखा रहा हूँ, बच्चे को तमिल आती है, तो क्या होगा, वहाँ की एजुकेशन हैम्पर हो जाएगी, ये सब हो जाएगा, है ना। तो अब अगर मान लो कि कल को अगर हम कोई लॉ लेकर आते, कुछ लेकर आते, तो हम अगर रीजन वाइज सेलेक्टिव होने की कोशिश करते हैं कि हाँ यार, अगर तमिलनाडु अगर कोई लॉ लेकर आ रहा है तो तमिलनाडु के फेयर में है, और अगर मान लो कि अगर हम स्टेट की लॉ लेकर आ रहे हैं तो स्टेट के फेयर में है ना, सेंट्रल लेकर अगर कोई ला रहा है तो स्टेट के फेयर में है। जैसे लैंग्वेज को लेकर ये सब हो गया। तो ठीक वैसे अगर तमिलनाडु अगर कोई एक ऐसा लॉ लेकर आता है जो नेशनल यूनिटी को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, कैसे, जैसे तमिलनाडु भी बोलते हैं कि हमारे स्कूल में सारे बच्चों को तीन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, एक तुम्हारी हिंदी हो गई, एक इंग्लिश हो गई और एक अपनी लैंग्वेज हो गई, ये चीज हो गई। तो मुझे बताओ, क्या ये चीज सुनकर सेंटर खुश होगा कि नहीं होगा, मुझे बताओ। हाँ होगा भैया, ना, सेंटर फेडरलिज्म खुश की। होगा। तो जब हम इस तरीके की पॉलिसीज लाते हैं, पॉलिसीज मतलब जब हम इस तरीके की लॉज लेकर आते हैं जो हमारे आज के टाइम में नीड कर रही है ना, आज के समय क्या नीड है, पुराने जमाने में क्या नीड थी, वो एकदम डिफरेंट है। तो आज के टाइम में जो भी पॉलिसीज लेकर आ रही है सेंटर या फिर स्टेट लॉ, वो डिसाइड करती है कि यार तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं फेडरलिज्म कैसा होगा, है ना, वो डिसाइड करती है। पुराने जमाने में किस सेंस पे तुम्हारे 28 को स्टेट को बांट दिया गया, क्या क्या है तुम्हारे फेडरल स्ट्रक्चर को रिलेटेड तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में डाला कि हाँ तुम्हारा क्या कहते हैं स्टेट लिस्ट में कौन लॉ होंगे, तुम्हारे क्या कहते हैं सेंटर में कौन से लॉ होंगे, तुम्हारे मतलब कि इसमें क्या क्या लॉ होंगे, है ना, ये जो तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही तो दे रखा है। क्या तुम्हारे सेंटर इस चीज पे लॉ लेकर आएगा, स्टेट इस चीज पे लॉ लेकर आएगा, और दोनों चीजों जिस चीज पे लॉ ला सकते हो तुम्हारा कंकरेंट लिस्ट है। और आगे चल के अगर कुछ नया लॉ लेकर आना होगा तो हम बोल देंगे रेसिडुअरी लॉज या फिर रेसिडुअरी लिस्ट, और वो जो लॉ आएगा तुम्हारा सेंटर लेकर आएगा। लेकिन अगर आज के टाइम में अगर हमें कोई लॉ बढ़ाना है, कोई वो चीज करना है, तो हम तो ऐसा है नहीं कि भाई जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हम बस फिर उसी को फॉलो करेंगे और हम किसी चीज को नहीं मानेंगे। तो अगर हमको देश को प्रगति में लाना है, तो आज के टाइम में क्या चीज है, आज के टाइम में हम किस कौन सा लॉ किस चीज में डालने की कोशिश करेंगे, ये चीजें मैटर करती हैं, है ना। अब जैसे मान लो कि मैंने लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर बोल दिया, तो अगर मैं लैंग्वेज पॉलिसी को रिलेटेड अगर केवल स्टेट में डाल दूंगा तो स्टेट अपनी मनमानी करेगा, सेंटर में डाल दूंगा स्टेट सेंटर भी मनमानी करेगा। तो हमने कॉन्करेंट में डाल दिया कि चलो ठीक है, लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज और लॉ लेकर आने हैं वो दोनों लेकर आ सकते हैं, स्टेट भी लेकर आ सकते हैं, सेंटर भी लेकर आ सकते हैं। तो इससे क्या होगा, फेडरलिज्म मजबूत होगा, है ना। तो रियल वर्ल्ड में तुम्हारा फेडरलिज्म वही मेंटेन कर पाएगा जब डेमोक्रेसी पॉलिसीज तुम्हारे लिए अच्छी होंगी, सेंटर भी अच्छे लॉ लेकर आ रहा है और स्टेट भी अच्छे लॉ लेकर आ रहा है, और ये कुछ ऐसे लॉ लेकर आ रहे हैं कि जो हमारे भारत के फेडरलिज्म को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। चलो अब इसको पढ़ो। The real success of federalism in India can be attributed to the nature of democratic politics in our country. हम्म। This ensured that the spirit of federalism, respect for diversity, and desire for living together became shared ideal in our country. Let us look at some of the major way in which this happened. है ना, अब देखते हैं कि जो पुराने टाइम में जो लिंग्विस्टिक के बेसिस पे जो हमने स्टेट्स को डिवाइड किया है ना, पुराने टाइम में ये जो स्टेट डिवाइड हुए हैं, है ना, ये जो लिंग्विस्टिक स्टेट जो डिवाइड हुए हैं, जो फेडरलिज्म का कंसेप्ट निकल कर आया है,
जो पुराने जमाने में तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में था, है ना? तो वो किस बेसिस पे हुआ, क्या चीजें हुई, है ना? आप पढ़ो, इसको पढ़ो आगे। The creation of linguistic state was the first and major test for democratic politics in our country. है ना? ये सबसे पहला मतलब क्या कहते हैं टेस्ट था कि हमको डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स भी लानी है, मतलब स्टेट को मतलब थोड़ा वो भी देना है ना? स्टेट को मतलब दर्जा भी देना है, स्टेट की मतलब क्या कहते हैं इंडिपेंडेंसी को भी रखना है। क्यों? क्योंकि वहाँ की लैंग्वेज अलग है, लैंग्वेज अलग होने की भी बेसिस पे। तो ये सबसे बड़ी टफ चीज है। जैसे मान लो कि अगर कल को लैंग्वेज के बेसिस पे हमने महाराष्ट्र को अलग कर दिया था, हमने उन सब चीजों को अलग कर दिया था, तो आज के टाइम में महाराष्ट्र में हिंदी भाषाओं को लेकर तुम्हारे मारा कूटा भी तो जा रहा है। तो काफी डर होता है कि अगर मान लो कि अगर हम किसी एक जगह को एक ही सेंस पे अगर डिवाइड कर देंगे, तो कुछ चीजें गलत नहीं होनी चाहिए। तो उससे रिलेटेड लॉज वगैरह ये सब हो गए, है ना? तो ये सबसे पहला टेस्ट था कि अगर मान लो कि अगर हम लिंग्विस्टिक बेसिस पे लेकर अगर हम स्टेट को डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हमारा इसमें भारत मजबूत होगा कि नहीं होगा? क्या हमारे इसमें फेडरेशन स्ट्रांग होगा कि नहीं होगा? तो ये चीजें थी, है ना? और चलो देखते हैं, चेक करते हैं। If we look at the political map of India when it began its journey as a democracy in 1947 and that of to 2019, you will be surprised by the extent of the changes. है ना? अब Many देखो ऊपर, old ये जो ऊपर वाला है, ये तुम्हारी ये पहले ऐसे बाउंड्रीज हो रखी थी, और आज के टाइम में अगर तुम देखोगे तो तुमको ऐसी बाउंड्रीज देखने को मिलेंगी, है ना? तो कितना चेंज हो गया 1947 से लेकर 2019 तक, हम लोग को कितना देखने को मिला। कितने पुराने स्टेट बैनिश हो गए, खत्म कर दिए गए, कुछ नए स्टेट बनाए गए, अलग अलग बाउंड्रीज हुई, अलग अलग नाम हुआ। तुम्हारा सेंट्रल प्रोविंस बदल गया तुम्हारा उत्तर प्रदेश में, है ना? ये सारी चीजें हो गई। मद्रास प्रोविंस बदल गया तुम्हारा तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन सब में बदल गया। तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिली, है ना? तो ये इन जो एक जर्नी रही है 1947 से लेकर 2019 तक, तो ये जो तुम्हारे स्टेट डिवाइड किए गए, ये कैसे डिवाइड किए गए? ये इतने बेहतरीन तरीके से कैसे डिवाइड किए गए कि हमारा आज नेशनल यूनिटी भी मेंटेन हो रखी है, हमारा फेडरलिज्म भी मेंटेन हो रखा है। तो ये सब उन सब चीजों के बारे में, चलो आगे बढ़ो। Many old states have vanished and many new states have been created. Areas, boundaries and name of the state have been changed. है ना? ये जो तुमको देख रहा है अलग अलग मिल रहा है, तो उसमें क्या हमको समझ में आ रहा है कि तुम्हारे काफी पुराने स्टेट्स वैनिश किए गए, नए स्टेट्स बनाए गए, नई नई बाउंड्री लेकर आ गए, ये सारी सारी चीजें है ना? तो और थोड़ा और उसके बारे में और पढ़ते हैं। जो तुम्हारा 1947 था, उसमें जो तुम्हारे ओल्ड स्टेट्स थे, उनको कैसे क्रिएट किया गया नए स्टेट में? क्या उसके लिए कोई चीज फंडा अपनाया गया था कि भाई ये जो तुम्हारे जो पहले जो प्रोविंस के हिसाब से था, प्रोविंस के हिसाब से देखो, जब 1947 जब भारत आजाद हुआ था, तो 1956 में लैंग्वेज पॉलिसी लेकर आई थी गई थी। जब 1956 में पॉलिसी लेकर आई गई थी लिंग्विस्टिक पॉलिसी, तो उसके बेसिस पे हमको बहुत सारी कमेटी बनी थी, जैसे अजल फजल कमेटी, ये सब अली फजल कमेटी, ये सब जो कमेटी बनी थी, तो ये सब बैठा के मतलब क्या कहते हैं, अपने स्टेट को कैटेगराइज करने की कोशिश करी थी, अलग अलग करने की कोशिश कर रही थी। तब पहले तेलंगाना नहीं था, तब तो पहले आंध्र प्रदेश और तुम्हारा क्या कहते हैं, ये तुम्हारा सब एक हुआ करता था। लेकिन आज के टाइम में 2015 के 2014-15 के बाद से तुम्हारा तेलंगाना अलग हो गया, है ना? आंध्र प्रदेश से। तो ये क्या रीजन है? तो हम लोग टाइम टू टाइम हम अपने बाउंड्रीज को अलग, ये सारी चीजें कर रहे हैं, है ना? तो ये चीजें, तो अभी हमको देख रहे हैं कि जो हमारा 1947 में, उसमें कैसे हमारे इंडिया ने जो तुम्हारे पुराने स्टेट है, उनको चेंज करके एक नया स्टेट बनाया, और ये भी इंश्योर किया कि जो वहाँ के जो लोग हैं, वो वहीं की लैंग्वेज बोलते हो, ताकि हमारा जो मतलब है कि वो अपने आप को ऑटोनॉमी भी फील कर पाए। श्रीलंका वालों ने माना, सिन्हाला जो थे, वो तुम्हारे तमिल वालों को उन्होंने अपनी अलग से जगह दी नहीं दी, तो वहां हम लोगों को पावर शेयरिंग नहीं देखने को मिली, क्लैशेस हुए, ये सब हुए। लेकिन इंडिया में तमिल वालों की जगह अलग कर दी, महाराष्ट्र वालों की जगह अलग कर दी, ये सबको अलग कर दी। आज के टाइम में वो लोग भी खुश हैं, हम लोग भी खुश हैं। तो हम लोग ये भी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं कि कल को अगर मान लो कि उत्तर प्रदेश वाला तमिलनाडु में जाता है, तो उसके साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो, ये सारी चीजें ना हो। क्योंकि अगर मान लो कि दुर्व्यवहार होने लगेगा इस सेंस में कि अरे हम तो तमिलनाडु वाले हैं, अरे ऐसे तैसे गए, तुम्हारे हिंदी 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 नहीं आती, हिंदी नहीं बोलने का, यहाँ है ना तो मल्लम कन्याड़ी बोलने का। तो अगर तुम इस तरीके से बात करने लगो, तो फिर क्या होगा? नेशनल यूनिटी भंग होगी। तो हमको स्टेट को ऐसे भी डिवाइड करना था कि जो स्टेट में लोग हैं वो अपने आप को एक जैसा महसूस करें। लेकिन एक जैसा महसूस करने के बाद ये नहीं होना चाहिए कि फिर वो किसी और को इज्जत ही नहीं दे रहे हैं। ये सारी चीजें हो रही हैं, है ना? तो पहले तो हम लोगों ने सोचा था क्या कि हम लोग लैंग्वेज के बेसिस पे हम लोग मतलब क्या कहते हैं नहीं डिवाइड करेंगे। लेकिन धीरे धीरे एथनिक कल्चर्स और जियोग्राफी को लेकर हमने सेंस किया, ये चीजें हमने समझी कि नहीं यार चलो डिवाइड करते हैं। जैसे मान लो कि तुम्हारा ये उत्तराखंड है, ये क्या है तुम्हारा उत्तराखंड इसको बोलते हैं, ये है यूपी,
तो ये पहले एक में आया करता था, लेकिन बाद में पता चला कि यार ये जो तुम्हारा उत्तराखंड है इसको बोला जाता है द लैंड ऑफ गॉड्स। द लैंड ऑफ गॉड तो वैसे तुम्हारा केरला को भी बोला, लेकिन इसको बोला जाता था देवभूमि। क्या बोला जाता था? देवभूमि बोला जाता था। देवभूमि। अब देवभूमि की वजह से ये मतलब क्या हुआ कि इसको एक अलग किया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पहाड़ है, यहाँ का कल्चर एकदम अलग है। उत्तर प्रदेश में उतने पहाड़ नहीं जितने पहाड़ तुम्हारे यूके में है। तो अब एक तो ये इतना बड़ा एरिया हो गया उत्तर प्रदेश, जब हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो फिर जब हम डिवाइड कर देंगे तो हम बड़े आसानी से फिर हम यहाँ चीजों को फॉलो ऑन कर सकते हैं। यहाँ फिर हम और अच्छे से ध्यान दे सकते हैं। जब उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड था तब हम उसको इतना ध्यान नहीं दे पा रहे थे, तो जिसकी वजह से जो उत्तराखंड है फ्लरिश नहीं कर पाया, आगे बढ़ ही नहीं पाया। तो जब हमने इस उत्तराखंड को अलग किया अपने उत्तर प्रदेश से, इस सेंस में कि यार वहाँ का कल्चर अलग है ना, वहाँ तुम्हारा कल्चर अलग है, वहाँ तुम्हारे गढ़वाली हैं, तुम्हारे ये सब हैं। तो उसके सेंस में जब कल्चर अलग किया गया, वहाँ टूरिज्म बूस्ट करने के लिए फिर जब मतलब अलग अलग मिनिस्ट्रीज है, ये सब है, तो छोटी जगह पे ज्यादा फोकस हो पाया। तो आज के टाइम में हमारा उत्तराखंड काफी फ्लरिश कर रहा है। तो हमें तो प्राउड है कि कभी उत्तर प्रदेश का पार्ट हुआ करता था। अगर हमें उत्तर प्रदेश का पार्ट लेकर भी सेंस नहीं करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि हमारे भारत में एक उत्तराखंड है, वहाँ बहुत बहुत प्यारे प्यारे पहाड़ है, वहाँ मसूरी है। तो ये सब क्या, ये हमारे भारत को चार चांद लगा रहा है ना। तो अब ये एक हेट ऑफ नहीं होनी चाहिए कि यार पहले उत्तर प्रदेश में था अब अलग हो गया, अब साला ज्यादा बन रहा है, ये सब है ना। ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए कि कल को जाओ मसूरी में जा रहे तो उत्तराखंडी वाले बोल रहे हैं कि चला तेरे से हम बात नहीं करेंगे, सब नहीं करेंगे। तो फेडरलिज्म को भी मेंटेन करना है, वहाँ के लोगों के रेस्पेक्ट भी करना है, ये सारी चीजें करना है। तो उससे रिलेटेड जो भी लॉज आ रहे हैं वो सब आ रहे हैं, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, यही है असली तुम्हारा फेडरलिज्म स्ट्रक्चर, ये जो चीजें हैं। और चलो अब इसके बाद आगे लाइन पढ़ो ये वाली। In 1947, the boundaries of several old states of India were changed in order to create new states. This was done to ensure that people who spoke the same language live in the लिव्ड इन द same सेम स्टेट, है ना। अब चलो पढ़ो। लेकिन फिर भी जो मतलब क्या कहता कि जो तुम्हारे स्टेट थे वो तुम्हारे लैंग्वेज के बेसिस पे मतलब कैटेगराइज नहीं किए गए थे। उनको कल्चर, एथनिसिटी और जियोग्राफी के हिसाब से किया था। और कल्चर बेसिकली वही होता है, एक तरीके से लैंग्वेज होता है। आज के टाइम में जो हम लोग बोल देते हैं ना कि हाँ तुम्हारा ये, तुम्हारे तेलंगाना में तुम्हारे तेलुगु बोला जाता है, वो सब बोला जाता है, ये नहीं, हमने इस वजह से नहीं डिवाइड किया, हमने वहाँ के कल्चर के हिसाब से डिवाइड किया। लेकिन कल्चर में तो भाई तुम्हारा एक लैंग्वेज भी तो पार्ट है। हम भले चाहे इस हिसाब से डिवाइड ना करें, जैसे हमने अभी क्या बोल दिया है कि तुम्हारे महाराष्ट्र को हम लोग अलग कर रहे हैं इस वजह से, क्योंकि महाराष्ट्र का कल्चर अलग है ना। महाराष्ट्र का कल्चर अलग है, वहाँ की एथनिसिटी अलग है। इस हिसाब से जो हम इसको एक अलग तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं प्रदेश बना देंगे, एक अलग स्टेट बना देंगे। तो कल्चर में तो भाई लैंग्वेज भी आती है ना। तो अगर देखो हमने लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं किया कि लैंग्वेज के बेसिस पे कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अगर हम लोग लैंग्वेज के बेसिस पे करेंगे तो फिर लोग कुछ ज्यादा ही अपने आप को गर्मा गर्मी दिखाने लगते हैं, ये चीज होता है। तो आज के टाइम में हो रहा है। अब कल्चर तो लैंग्वेज तो तुम्हारा वहाँ के कल्चर का भी पार्ट है, मराठी लैंग्वेज, मराठी में बोलना है ना। तो अब जैसे मान लो कि यहाँ के केरला लोग, में हो रही है। केरला में भी हो रहा है, ये सब हो रहा है। तो हमने वहाँ केरला में तुम्हारे वहाँ के कल्चर के हिसाब से हुआ कि भाई वो लोग तुम्हारे सी एरिया में रहते हैं, कैसे रहते हैं, उनको कल्चर अपना मालूम है। वहाँ वो अपने कैसे वो तुम्हारे क्या कहते हैं गॉड्स को पूजते हैं, वो सब पूछते हैं, वो वहाँ का कल्चर है। हमने उसके हिसाब से वहाँ के एथनिकसिटी के एथनिक्स पे डिवाइड किया, इन सब पे किया। तो उसमें हमने लैंग्वेज का फंडा कहीं नहीं इस्तेमाल किया था कि हमने लैंग्वेज के बेसिस पे किया था कि भाई ये मराठी बोलते तो इनको अलग दे दो, तेलुगु बोलते वो अलग दे दो। हमने वहाँ के कल्चर और एथनिक की वजह से किया था। लेकिन लैंग्वेज तो एक उसका पार्ट है ना, इसी वजह से वो चीजें। लेकिन ये है कि आज के टाइम में ये चीज उल्टी हो गई। अब आज के टाइम में जो महाराष्ट्र में जो लोग रहते हैं, उनको ये चीज समझ में नहीं आ रही कि भाई जो हम लोग अलग हैं वो हम लोग इस वजह से अलग है क्योंकि कल्चर अलग है। वो ये सोचता है कि हम लैंग्वेज की बेसिस पे हम लोग को अलग किया गया। नहीं गधो, लैंग्वेज के बेसिस पे अलग नहीं किया गया जो तुम लोग हिंदी वालों से इतना नफरत कर रहे हो, है ना। तो ये चीजें हैं। अब आगे पढ़ो। These include states like Nagaland, Uttarakhand, and Jharkhand. झारखंड, अब देखो हमने स्टेट को अलग किया नहीं किया, नागालैंड को भी अलग कर दिया, तुम्हारा क्या कहते हैं मणिपुर से। तुम्हारा उत्तराखंड को भी अलग किया, उत्तर प्रदेश से। झारखंड को भी अलग किया, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं बिहार से अलग किया। पहले झारखंड और बिहार एक में आता था। हम्म। पहले झारखंड बिहार एक ही हुआ करता था, लेकिन आज अलग हो गया। तो भाई ये जो अलग हुआ ये क्यों हुआ? इसी वजह से किया हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ तुम्हारे झारखंड में तुम्हारे ट्राइबल्स लोग ज्यादा रहते थे, बिहार में कम रहते थे। तो वहाँ की एथनिसिटी, वहाँ की जियोग्राफी अलग थी। तो हमने इस सेंस में किया, हमने इस सेंस में नहीं कर दिया कि भाई लैंग्वेज अलग अलग है। भाई तुम्हारे यहाँ बोंडो बोली जाती है, तुम्हारे बिहार में मैथिली बोली जाती है, और तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं उत्तराखंड में तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं गढ़वाली और ये सब बोली जाती है। इसके सेंस में नहीं किया है। वो तो वहाँ का कल्चर की एक लैंग्वेज है, बस वो चीज है ना। तो मुझे बताओ ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितना?
हाँ भैया आ गया। आ गया ना? अमन तो को आओ नहीं चलो। आएगा भैया, सो रहा है शायद से। अमन। कौन सो रहा भाई? चलो ठीक, अच्छा कोई बात। फोन किया था, फोन नहीं उठाया ना, तो मुझे सो रहे हो। अच्छा चलो ठीक है, इसको पढ़ो। ये पढ़ो, देखो ये क्या लिखा है। अमन करो। पढ़ो अमन। बेटा, as your village, town, city remains under the same state since independence, if not, what was the name of the earlier अब state? बताओ, हमारा जो कानपुर है वो वही स्टेट में है जो पहले हुआ करता था, या अलग ही स्टेट में चला गया? वही है भैया। हाँ वही है, तो हमारे लिए तो कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन उत्तराखंड वाले बोल सकते हैं कि हाँ हाँ, जैसे मान लो देहरादून वाले बोलेंगे हाँ यार पहले हम लोग उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे, अब हम लोग बदल गए है ना, ये चीज है। तो अब चलो ठीक है, और उसको आगे नीचे वाले वाला पढ़ो। Can you identify name of three states in 1947 that have been changed later? अब देखो इसमें जैसे ये तुम्हारा लिख रखा है, ठीक है, ये क्या लिख रखा है, ये है ना। तो इसमें बोलने की कोशिश करें, इसमें देख के बताओ कि ऐसे कोई तीन स्टेट है जो तुमको तुमको देख के लग रहा है कि यार बाद में चेंज हुए। जैसे मान लो कि ये उत्तर प्रदेश और दिल्ली का रीजन जो है समहाउ थोड़ा सा सेम लग रहा है ना, क्या लग रहा है, ये सॉरी वो नहीं नहीं, ये चीज नहीं, ये तुम्हारा ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश वाला। तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश अलग हुआ है, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं उत्तराखंड और तुम्हारा उत्तर प्रदेश अलग हुआ है, तुम्हारा बिहार और झारखंड अलग हुआ है, नागालैंड तुम्हारा मणिपुर से अलग हुआ है। तो ऐसे एक स्टेट नहीं, बहुत सारे स्टेट है तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं 1947 के बाद से उनके मतलब क्या कहते हैं उनकी आइडेंटिटी चेंज की गई। आइडेंटिटी कैसे, उनका मतलब पैरामीटर चेंज किया गया है ना। तो ये चीज है, अब आगे बढ़ो। Identify any three states which have been carved out of बिगर bigger स्टेट, states. मतलब हमें बताना है कि कोई ऐसे तीन स्टेट बताना है जिनको निकाला गया है एक बड़े स्टेट से। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर बड़े स्टेट से अगर तीन जगह को निकाला गया तो उसका मेन कारण यही है क्योंकि भाई वहाँ मतलब क्या कहते हैं कि मतलब संभाला नहीं जा रहा था। जब संभाला नहीं जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है फिर उसको थोड़ा सा कट आउट करना ही पड़ेगा। तो उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है तुम्हारा उत्तर प्रदेश, फिर आता है तुम्हारा आंध्र प्रदेश, और फिर आता है तुम्हारा बिहार, है ना। आंध्र प्रदेश तुम्हारे तेलंगाना को नहीं संभाल पा रहा था, तो तेलंगाना को अलग किया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को नहीं संभाल पा रहा था तो उत्तराखंड को अलग किया। और तुम्हारा तुम्हारा क्या कहते हैं बिहार झारखंड को नहीं संभाल पा रहा था तो बिहार को अलग किया गया। इवन आज के टाइम में उत्तर प्रदेश को चार हिस्सों में डिवाइड करने की बात हो रही है, क्योंकि आज भी उत्तर प्रदेश को संभाला नहीं जा रहा है। तो उसको चार हिस्सों में ऐसे डिवाइड कर, पूर्वांचल वाला ये एरिया हो गया है ना। अब ये दो एरिया मेरे, बाकी तीन एरिया हिंदी में मेरे को नहीं मालूम। तो देखो ये चार हिस्सों में डिवाइड करने की बात की जा रही है कि इस उत्तर प्रदेश को भी चार हिस्सों में डिवाइड करो। क्यों? क्योंकि ये अभी भी बहुत बड़ा है, यहाँ बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, बहुत वो चीजें, 80 सीटें सीटें हैं टोटल तुम्हारे एमपी की यहाँ, है ना। तो ये बहुत ज्यादा जगह होती है। अगर जैसे मान लो कि कोई स्टेट में अगर तुम्हारे चार अगर वो हैं, चार मतलब क्या कहते हैं एमपी, अगर उस हिसाब से छोटे 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 उसमें डिवाइड कर दिया जाएगा तो वो जो एमपी होता है ज्यादा ध्यान दे पाता है, ज्यादा तुम्हारी डेमोक्रेसी निकल कर आती है। लेकिन 80 सीटें, इतनी ज्यादा सीटें हैं, है ना, तो वो चीज है। ऑब्वियस सी बात है, तुम जाओगे उत्तर प्रदेश में जाओगे, एक तुम गोवा में जाओगे, तुमको फर्क दिख जाएगा, कौन कितना फ्लरिश्ड है, कौन कितना सुंदर है देखने में, कौन कितना वो है। तो जो जितनी ज्यादा छोटी जगह होती है वो, जितने कम ज्यादा लोग होंगे वहाँ, वो उतनी ज्यादा चीजें खूबसूरत होंगी वहाँ, वो उतनी ज्यादा होंगी। अब जहाँ पॉपुलेशन भरी पड़ी है, कानपुर में देख रहे हो, मतलब एकदम भाई कोई भी चीज आती है उसमें एकदम दे पॉपुलेशन के मारे ही वो चीजें वो बर्बाद हो जाती है ना। तो ये चीजें कल को अगर उत्तर प्रदेश को अगर डिवाइड किया जाएगा तो इट विल बी द गुड थिंग्स एंड वी आर गोइंग टू बी सपोर्ट दैट, बिकॉज somehow इट इज गोइंग टू बी मेक दैट अवर कंट्री प्राउड, है ना। वो बनाएगा, वो प्राउड तो करेगा ही करेगा, बिकॉज हम लोग यहाँ फिर और चीजें सीखेंगे, है ना। द ऑफिशियल्स विल हैव मोर पावर देन, है ना, ऑफिशियल्स के पास ज्यादा पावर होगी उस चीज को चेकआउट करने के लिए, ये सारी चीजें करने के लिए। अब मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हाँ भैया। है ना। तो आओ चलो, जो चीज मैंने ये बताया ना, अब यही चीज मैंने यहाँ भी लिख रखी है, इसको पढ़ो। पढ़ो अंश पढ़ो। When the demand for the formation of a state on the basis of language was raised, some national leaders feared that it would lead to a disintegration of the country. अब बात बिल्कुल सही है, जब भारत आजाद हुआ, भारत आजाद होने के बाद जब सब कोई अपना अपना अलग अलग लोग मांगने लगे, तो देखो अगर तुम लोग कल्चर एथनिक के बारे में से मांग रहे हो तो चलो ठीक है। लेकिन जब उन्होंने बोला कि हमको लैंग्वेज के सेंस में हटाओ, लैंग्वेज के बेसिस में करो, तो तब के तुम्हारे में टाइम में जो तुम्हारे नेशनल लीडर थे जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ये सब थे,
तो इनको तो डर तो लगेगा ही लगेगा ना कि अभी तो यार हम लोग अंग्रेज से आजाद हुए हैं, अब ये लोग लैंग्वेज के सेंस में लड़े जा रहे हैं कि हमको अपना अलग चाहिए, अपना अलग चाहिए। अगर मान लो कि हम उनको अलग कर देंगे तो कहीं ये ना हो कि बाद में ये भी बोले कि नहीं हमको भारत से अलग करो, तो डिसइंटीग्रेशन ना देखने को मिल जाए। तो इस चीज को लेकर इन लोग के पास काफी डर था। तभी क्या हुआ, सेंट्रल जो गवर्नमेंट थी उस समय की, जो तुम्हारे जो जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट थी, उन्होंने रेजिस्ट किया इस चीज को कि नहीं भाई हम ऐसा नहीं करेंगे। तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट को ज्यादा दिन तक मतलब इस तरीके से नहीं बांटा गया। लेकिन बाद में समझ में आ गया कि यार लिंग्विस्टिक बेसिस के सेंस में हम भारत को यूनाइट भी कर सकते हैं। यूनाइट कैसे कर सकते हैं कि भले चाहे वो अलग अलग है, लेकिन हम उनके कल्चर को सेंस में बोल देंगे, कह देंगे कि हाँ हमने आपको कल्चर के सेंस में अलग किया है। अब उसमें आपका एक लैंग्वेज भी पार्ट है, लेकिन ऐसा नहीं कि लैंग्वेज के सेंस में ही किया है। तो इससे क्या होगा कि उनको लगेगा कि यार हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने हमारे कल्चर को मतलब थोड़ा सी तवज्जो दी है, उसको सपोर्ट किया है। तो इस सेंस में वो हमारे भारत के साथ भी रहेगा, तो वहां भी यूनिटी हम लोग को देखने को मिली। तो हमने इस तरीके से बाद में उस चीजों को, एडमिनिस्ट्रेशन को तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, बड़े अच्छे से कर लिया। तो जब तुम लोग क्लास 11th में आओगे तब हम ये देखेंगे जो तुम्हारा फॉर्मेशन ऑफ स्टेट हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट जो आज के टाइम में जो हमारे स्टेट्स का जो फॉर्मेशन हुआ है तुम्हारे लैंग्वेज के बेसिस पे हुआ है। तो वो कौन कौन सी कमिटीज ने तुम्हारा रिकमेंड किया था? क्या अबू अबू फजल कमेटी तुम्हारी कोई एक कमेटी आई थी? या फिर तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे एक पंडित जवाहरलाल नेहरू वी जेपीवी कमेटी कौन सी आई थी, है ना? ये सारी कमेटी का क्या रोल था? इन्होंने कौन सी लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में बताया? अब जैसे मान लो कि पहले ये बोला गया कि नहीं लैंग्वेज बेसिस पे तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं स्टेट को डिवाइड नहीं किया जाएगा। बाद में अबुल फजल कमेटी ने बोला कि यार लैंग्वेज के बेसिस पे कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम वहाँ फिर दूसरे लोगों की रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। आपको लैंग्वेज के बेसिस पे अगर आपको करना है तो आप कर लीजिए, लेकिन वो एक एथनिक मतलब कल्चर के सेंस में होना चाहिए, रादर देन वो लैंग्वेज के बेसिस में लगना चाहिए। और हम लोग ऐसा हम लोग को डिवाइड करना है कि हमारी जो नेशनल यूनिटी है वो चीज मेंटेन रह सके। तो ये चीजें हैं। तो अब आगे अब आने वाली क्लास में या फिर मतलब इसी क्लास में अगर तुम लोग को उस कमिटीज के बारे में बताया जाएगा तो मैं तुम लोग को पढ़ाऊंगा और अच्छे से। चलो अब इसको बताओ, इसको पढ़ो। The central government resisted हाँ। linguistic states for some time, but the experience has shown that the formation of linguistic state has actually made the country more united. It हम्म। has also made administration easier. है ना? जैसे पहले के समझ टाइम गए में क्या मुझे? था, पहले के टाइम में क्या हुआ था, है ना? यही था ना कि यार मतलब नहीं आई लैंग्वेज के बेसिस में स्टेट को नहीं लैंग्वेज के बनाएंगे। बेसिस पे स्टेट नहीं डिवाइड थे। लेकिन आज अब के टाइम में डिवाइड हो लैंग्वेज के बेसिस पे है ना? आज के टाइम में हाँ, लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइडेड है। यूनिटी बढ़ गई। और यूनिटी भी देखने को मिल रही है। तो यूनिटी ऐसा क्या चीजें देखने को मिली, तो टाइम टू टाइम हो रहा है, हम उस चीज से रिलेटेड लॉज लेकर आ रहे हैं, है ना? कि हाँ, सेंटर वाले भी ज्यादा दखल अंदाजी न करे और जो स्टेट वाले ज्यादा अपने आप को फ्रीडम में वो ना लेकर आए कि दूसरे की इज्जत ही ना करे, है ना? तो ये जो हमने इस बेसिस पे लैंग्वेज के बेसिस पे भी जो डिवाइड करने की कोशिश की, लैंग्वेज के बदले हमने बोल दिया कल्चर, है ना? कल्चर के बेसिस में जो हमने डिवाइड किया, तो उसमें लैंग्वेज भी स्टेट एक तरीके से आ गया। तो अब वो उससे क्या हो गया कि तुम्हारा ज्यादा यूनिटी देखने को मिली, एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो गया, है ना? ऑब्वियस सी बात है। लैंग्वेज के सेंस में हमने तमिलनाडु को अलग किया। अब तमिलनाडु ने बोला कि भाई यहाँ कल्चर ये है कि यहाँ तमिल बोली जाती है, तो यहाँ जितनी भी एजुकेशन होगी तमिल में होगी। तो ऑब्वियस सी बात है हमारा काम है बच्चों को पढ़ाना, और वो चाहे जिस सेंस में पढ़ाओ। तब बढ़ाने का मतलब क्या होता है, लाइफ को इजी करना, इजी आउट करना, साइंस को समझाना, ये सब समझाना। अब अगर मान लो कि अगर हमने तमिलनाडु को अपनी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की तो इसका मतलब क्या होगा, फिर गलत हो जाएगा। लेकिन अगर तमिलनाडु ने तमिलनाडु की लैंग्वेज में सेंस की तो इस सेंस में तो वहाँ का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये चीजें हो गई, समझ में आ गया? चलिए। अब मुझे बताओ इतना समझ में। अब हम लोग कल पढ़ेंगे तुम्हारा लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में, सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में, इनको कवर करेंगे, ठीक है? लेकिन आज का जो हमारा क्वेश्चन, हाँ तुम बताओ आज का क्वेश्चन क्या लिखा जा सकता है? ठीक है। How is federalism practiced managed in India? ये तो तुम्हारा वही हेडिंग ही हो गया एक तरीके से, ठीक है? तो इस तरीके से बोलते हैं कि, है ना, हाउ How, when, लैंग्वेज where? हाउ लैंग्वेज हैज मेड इंडिया यूनाइटेड, है ना? अपनी अपने सेंस पे लिखने की कोशिश करना है। हाउ, है ना? या फिर और करके, हाउ फेडरलिज्म इन इंडिया एज प्रैक्टिस ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, है ना? समझ में आ गया क्वेश्चन की? नहीं आया बता मुझे। आ गए भैया, समझ गया। दोनों का मीनिंग सेम ही है ना, कि जो हमारे इंडिया में जो आज फेडरलिज्म प्रैक्टिस की जा रही है वो लैंग्वेज के सेंस में कैसे की जा रही है।
तो तुम बता सकते हो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट डिफरेंट अपना अपना अलग अलग रीज़न है, लेकिन फिर भी हम लोग एक साथ रह रहे हैं, ये सारी चीज़ें रह रहे हैं। हम वहाँ के मतलब वर्नाकुलर लैंग्वेज में सिखाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों को कि आप अपने ही मतलब क्या कहते हैं अपने ही लैंग्वेज में पढ़िए सीखिए, वहाँ हम उस लैंग्वेज में एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वहाँ के भी लोग खुश हैं और हमारा देश भी लैंग्वेज में सीख रहा है, हम मतलब लैंग्वेज सीख रहे हैं, ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं। तो लैंग्वेज के सेंस में फेडरलिज्म कैसे आ रहा है ना? कल्चर को डिवाइड करने के बाद टूरिज्म कैसे हमारे इंडिया में बढ़ रहा है, तो अल्टीमेटली हमारे टैक्स कलेक्शन हो रहा है। तो कैसे हम लोग फेडरलिज्म के सेंस में, अब जैसे मान लो कि उत्तराखंड में तुम्हारा टूरिज्म बढ़ा, तो टूरिज्म जो बढ़ा तो उसका जो पैसा आएगा समझो थोड़ा सा सेंटर के पास भी आएगा। तो सारा का सारा जो टूरिज्म का जो पैसा है वो तो उत्तराखंड में लगेगा नहीं। अब हो सकता है कि कुछ पैसा तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि वो जो पैसा जो कलेक्ट हुआ वो तुम्हारा केरला के उसमें मंदिरों में भी लगा दिया जाए, केरला के रोडों में लगा दिया जाए। तो अगर कल को केरला को ये पता चलता है कि भाई ये जो पैसा आ रहा है वो उत्तराखंड से आ रहा है, तो उत्तराखंड और केरला में एक दोस्ती बनेगी कि यारी बनेगी कि नहीं बनेगी? तो यही चीज़ है ना? तो जो टैक्स कलेक्शन किया जा रहा है वो कैसे किया जा रहा है, तो जिसकी वजह से भले चाहे लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम लोग अलग हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को फेडरलिज्म देखने को मिल रहा है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। अब मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और ये तुम्हारा 5 मार्क्स का समहाउ ये थोड़ा सा मतलब ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ एक बार ग्रुप में डाल देता हूँ। ठीक है।